नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं प्रकाश दास और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और साथ ही होंगी कुछ खबरें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित। इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित बजट को बताया अभूतपूर्व। कहा देश में ट्रीटमेंट के साथ साथ वेलनेस पर भी फोकस शुरू। कहा पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और उस पर भरोसा पहुंचा है नए स्तर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने आईआईटी के छात्रों से कहा, आप में पैटर्न से पेटेंट तक पहुंचने की क्षमता। छात्रों को दिया सेल्फ 3 का मंत्र। गुजरात में अहमदाबाद सहित 6 नगर निगमों के लिए मतों की गणना है जारी। बीजेपी ने सभी नगर निगमों में बनाई भारी बढ़त। कुल 144 वार्डों के 576 सीटों के लिए 21 फरवरी को मतदान हुआ था। कोयला तस्करी मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रोजरा बनर्जी से सीबीआई की पूछताछ। इससे पहले अभिषेक बनर्जी की साली से भी हुई थी पूछताछ। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 26 जनवरी के लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को किया गिरफ्तार। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के समर्थन में किसान संगठनों की 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ हुई थी झड़प। कोविड के खिलाफ भारत की जंग जारी। अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों का हुआ टीकाकरण। केरल और महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी। अमेरिका में कोरोना के कारण मरने वालों का आंकड़ा हुआ 5 लाख के पार। कोरोना काल में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में राष्ट्रपति बाइडेन ने अगले 5 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का दिया आदेश। और सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में जितना बजट आवंटित किया गया है वो अभूतपूर्व है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के हेल्थ सेक्टर की प्रतिष्ठा और भारत के हेल्थ सेक्टर पर भरोसा नए स्तर पर जा पहुंचा है। बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए, दुनिया के लिए, पूरी मानव जात के लिए और खास करके हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा था। मुझे खुशी है कि आप सभी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं। अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना ने हमें यह सबक दिया है कि हमें सिर्फ आज ही महामारी से नहीं लड़ना है, बल्कि भविष्य में आने वाली ऐसी किसी भी स्थिति के लिए भी देश को तैयार करना है। इसलिए हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। हेल्थ सेक्टर से जुड़े हर क्षेत्र को मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिसिन तक, वेंटिलेटर से लेकर वैक्सीन तक, साइंटिफिक रिसर्च से लेकर के सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तक, डॉक्टर से लेकर के एपिडेमियोलॉजिस्ट तक, हमें सभी पर ध्यान देना है।
ताकि देश में भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य आपदा के लिए बेहतर तरीके से तैयार रहें। और पीएम मोदी ने कहा कि भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। भारत को स्वस्थ रखने के लिए हम 4 मोर्चों पर एक साथ काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा है बीमारियों को रोकने, मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ इलनेस और प्रमोशन ऑफ वेलनेस। स्वच्छ भारत अभियान हो, योग पर फोकस हो, पोषण से लेकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को समय पर सही केयर और ट्रीटमेंट हो, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का प्रयास हो, ऐसे हर उपाय इसका हिस्सा है। दूसरा मोर्चा गरीब से गरीब को सस्ता और प्रभावी इलाज देने का है। आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जैसी योजनाएं यही काम कर रही हैं। तीसरा मोर्चा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करना। बीते 6 साल से एम्स और इस स्तर के दूसरे संस्थानों का विस्तार देश के दूर सुदूर के राज्यों तक किया जा रहा है। देश में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने के पीछे भी यही सोच है। चौथा मोर्चा है समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड पर, फोकस तौर पर और समय सीमा में हमें काम करना। तो मुख्य विषय यही था कि जो बजट के प्रावधान हैं, घोषणाएं हैं, कैसे उनको बेहतर तरीके से लागू किया जाए आने वाले वित्त वर्ष में, और क्या घोषणाएं थी जिसकी वजह से इस बजट को जो स्वास्थ्य क्षेत्र में है अभूतपूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है। जरा नजर डालते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए। तो आप देखें कि इस बार जो प्रावधान किया गया है 2 लाख, 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का, ये 137% का इजाफा है पिछली बार से अगर तुलना करें आप, तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। साथ ही कोशिश ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत होगी और खास बात यह कि 6 वर्षों में 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें प्रावधान किया गया है। यानी बुनियादी स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरे, इस पे फोकस है। और इसके तहत क्या होगा कि 602 जिलों में जटिल सेवा अस्पताल खंडों का निर्माण किया जाएगा पूरे देश में, आप समझें। और इसके अलावा 12 केंद्रीय संस्थानों की स्थापना होगी जो नई चुनौतियां हैं उनको सामने रखते हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहल। इसके अलावा निमोनिया संबंधी वैक्सीन पूरे देश में उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ राज्यों के जो 11 राज्य हैं, 11 राज्यों के 3,382 ब्लॉक एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं वहां स्थापित होंगी। जो ये प्रयोगशालाओं की एक कमी की बात कही जा रही थी, उसको पूरा करने और नए स्तर पर ले जाने की बात कही गई है। 17 नए जन स्वास्थ्य इकाइयों को क्रियात्मक बनाना एक प्रमुख मुद्दे के तौर पर सामने है। इसके अलावा जो देश में जहां से बाहर के लोग प्रवेश करते हैं, आते जाते हैं, वो सारे क्षेत्र, चाहे हवाई अड्डे हों, बंदरगाह हों, सीमा चौकियां हों, वहां पे स्वास्थ्य केंद्र सुदृढ़ होंगे ताकि सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में अगर कोरोना जैसी समस्या आती है तो एक चेक हो जो बाहर से लोग आ रहे हैं, ताकि जो संक्रमण है उसका विस्तार ना हो। इसके अलावा और प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि किस तरह से नई पहल हुए हैं इस बजट में, जिसमें खास बात यह है कि जो WTO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म की होगी स्थापना। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण होगा जो तमाम मुद्दों पर नजर रखेगी, नीतियों पर भी काम करेगी, साथ साथ क्या जमीनी स्तर पर सुधार के लिए जरूरत है ऐसे चीजों पर ध्यान देगी। 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की स्थापना होगी। पोषण को मजबूत करने के लिए पोषण अभियान और अतिरिक्त पोषण कार्यक्रम का भी विलय होगा, जो एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। जो वेलनेस की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो तमाम जनसंख्या है, जो पोषण है, उस स्तर पे बड़े तेजी से काम हो। और इस पर जो आज प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया है और जो हमारा स्वास्थ्य बजट जो अभूतपूर्व कहा जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर VK पॉल जुड़े हुए हैं, सदस्य नीति आयोग, और बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पॉल। और सबसे पहले अगर हम बात करें
तो क्या आपको लगता है जो प्रधानमंत्री 4 मोर्चों की बात करते हैं और 4 मोर्चों में वो कहते हैं कि एक तो प्रिवेंशन से आगे बढ़कर वेलनेस की बात है, इसके अलावा गरीबों को सस्ता प्रभावी इलाज मिले, और कहते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, और कहते हैं कि समस्याओं से पार पाने के लिए मिशन मोड में काम करना। जो मौजूदा बजट जो प्रस्ताव किया गया है सदन संसद में, कितना आपको लगता है इन 4 मोर्चों पे तेजी से काम को आगे बढ़ाएगा? प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत क्लियर और बहुत दूरगामी ग्रैंड विजन प्रस्तुत किया है हेल्थ सेक्टर के बारे में। इस अपॉर्चुनिटी को जो आज सामने आई है उसको इस्तेमाल करते हुए देश के सामने उन्होंने एक ग्रैंड विजन फॉर हेल्थ सेक्टर प्रस्तुत किया है, और उन्होंने सबसे इसमें भागीदारी साझा करने की भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, कि मिलके हम आगे बढ़ें और एक नए भारत के लिए एक बहुत सुदृढ़ हेल्थ सिस्टम बनाया जाए। जिन 4 बिंदुओं की आप बात कर रहे हैं उनमें उन्होंने जो लास्ट में एम्फेसाइज किया है वो है कि हमें मिशन मोड में फोकस तरीके से जो खास अचीवमेंट्स हैं उनको करने का संभव करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने टीबी के क्षेत्र में खास एम्फेसाइज किया। उन्होंने कहा कि टीबी का उन्मूलन हमारे देश के लिए एक उद्देश्य है और इसको 2025 तक पूरा करना है। दुनिया तो इसको 2030 तक लेके जा रही है, लेकिन देश ने फैसला किया है कि इसको 2025 तक आने वाले ही 4 सालों के 5 सालों के अंतराल में इसको खत्म करना है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि इस तरह के मिशन, फोकस्ड मिशन भी लेके हमें जो बड़ी चुनौतियां हैं स्वास्थ्य की उनको हमने प्राप्त करना है। उन्होंने ये भी एम्फेसाइज किया कि आयुष क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में, और जैसे कि योग को भारत के अलावा बाहर के देशों ने भी अच्छी तरह से अपनाया है, अब वक्त आ गया है कि आयुष को, आयुर्वेद को सारी दुनिया में प्रचलित किया जाए और आयुर्वेद और आयुष की भागीदारी अपने हेल्थ सिस्टम में और अपने हेल्थ केयर सर्विसेज में जुड़ के बहुत आगे तक आए। और उन्होंने आह्वान किया है कि जैसे जो प्रावधान किए जा रहे हैं आयुर्वेद की पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे रिसर्च की बात हो, चाहे इंटीग्रेशन मिलजुल के आगे बढ़ाने की बात हो, प्रिवेंशन की बात खासकर, और उसके ऊपर उन्होंने उस चीज को चिन्हित किया है। और ये भी कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हमें अपना सर्वेलेंस सिस्टम को बदलना है, रिफॉर्म करना है, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाना है, डिजिटल हेल्थ को आगे लेके बढ़ना है। ये सारे ही बिल्डिंग ब्लॉक्स एक उस ग्रैंड विजन हेल्थ सेक्टर की रूप को दर्शाते हैं, जिसको कि अब देश ने आगे मिलके कोरोना के काल के साथ साथ भी और उसके बाद भी आगे उसको बढ़ाना है और सिद्ध करना है। डॉक्टर पॉल, एक बात जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है जो राशि का प्रावधान किया है 137% तक जो स्वास्थ्य के क्षेत्र है उसके लिए बजट बढ़ाया गया है। पहले इस बात की बड़ी चर्चा होती थी कि बहुत कम एलोकेशन है, हमें 1%, 2%, 3% तक खर्च करना चाहिए, इस तरह की चर्चाएं चलती थी। अब ये एलोकेशन हमारे सामने है, एक अभूतपूर्व एलोकेशन है। अब क्या ये चुनौतियां इससे बढ़ेगी कि इसको सही तरह से जमीन पर खर्च किया जाए, डिलीवरी सिस्टम जो इस पैसे को सही तरह से खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसमें हेल्थ को एक वेलनेस से जोड़ के, प्रिवेंशन से, प्रमोशन से और पूर्ण रूप से इंटरसेक्टोरल डिमेंशन देने की इस बजट ने पूरी कोशिश करी है। और 137% बजट का बढ़ना इसको दर्शाता है। और इसमें जो सबसे एम्बिशियस स्कीम है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत स्कीम है, जिसके बारे में अभी आपने कुछ डिटेल्स को भी दिखाई, जो कि 65-70 हजार करोड़ का स्कीम है, नई स्कीम होगी और अगले वर्षों में, कुछ वर्षों में इसको लागू किया जाएगा। लेकिन उसका काम उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द पूरा करना है, टाइमली तरीके से पूरा करना है। इसका काम 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है कि जितनी भी नई स्कीमें हैं जो बजट में दर्शाई गई हैं उनको टाइमली तरीके से हम सब ने करके दिखाना है। मैं एक चीज और इसमें एम्फेसाइज करना चाहूंगा, वो ये है कि जो इस बारी स्वच्छता के साथ जोड़ा गया है, पोषण के साथ जोड़ा गया है,
आयुर्वेद आयुष सिस्टम्स के साथ जोड़ा गया है। और इसके भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो शुद्ध जल पेयजल को प्रदान करने की दृष्टि से हेल्थ को और न्यूट्रिशन को उससे साथ जोड़ा गया है। ये भी दर्शाता है कि जो आगे वाले वक्त में हमें हेल्थ को इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से देखना चाहिए। हेल्थ सेक्टर सिर्फ जो नैरो हेल्थ सेक्टर है उसी की ही जिम्मेवारी नहीं होती, ये बहुत सारे बाकी सेक्टर से हेल्थ प्रमोट होता है और बहुत सारे सेक्टर्स में इसकी भूमिका इनकी रही है। अब देखिए, अगर हम ये वायदा पूरा करते हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में टाइमली तरीके से कि शुद्ध जल सबको प्राप्त हो जाएगा अगले 2-3 सालों में, तो स्वास्थ्य में इतना बड़ा बदलाव आएगा। तो ये इंटरसेक्टोरलिटी एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर का जो विजन है इसको चिन्हित किया गया है इस बजट में, और उसके लिए उसको कार्यान्वित करने के लिए राशि प्रदान की गई है। ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह है, मैं कहूंगा ये गेम चेंजिंग सिचुएशन इमर्ज हुई है। कमिंग फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड, हेल्थ सेक्टर को बहुत बल मिलेगा और ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा कि इस बजट के बाद में हेल्थ सेक्टर की जो तरक्की है, हेल्थ सेक्टर की जो कंप्लीटनेस है, हेल्थ सेक्टर की होलिस्टिक रेजिलियंस है, उसको बिल्ड करने के लिए ये बजट हमारे काम आएगा। और ये जो ग्रैंड विजन पेश हुआ है ये हमारा मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टर पॉल, एक साफ तौर पे दिख रहा है बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि न सिर्फ जिले तक बल्कि ब्लॉक तक भी जो है जो सुविधाएं हैं उसको सुदृढ़ किया जाए, हैं तो अभी भी, लेकिन उसको सुदृढ़ किया जाए, मजबूत बनाया जाए। क्योंकि एक समस्या हम देख रहे थे कि संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की पहुंच भी वहां तक आकर्षक बनाई जाए, जो एक बड़ी समस्या के तौर पे थी। इस स्तर पे आपको लगता है कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले वक्त में? ये बजट का जो डायरेक्शन है वो चारों ओर से आगे हमें लेके जाएगा। जो मानव संसाधन की आवश्यकता है उसके ऊपर पिछले 5-6 साल में बहुत तरक्की हुई है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस का नंबर बढ़ा है, मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ी हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हों, पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हों, ये सब में बढ़ोतरी हुई है और उसी को आगे ले जाने की भी मोमेंटम को मेंटेन किया जाएगा। उसका एक एग्जांपल है कि जो जिलों के अस्पताल हैं उनको मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करने का जो स्कीम है उसमें गति और लाई जाएगी। इसी प्रकार जो ह्यूमन रिसोर्सेज का जो सुधार लाना है उसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन तो आया ही है। अब हम जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें सुधार की बात करी जा रही है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए एक जो बिल लाया जाएगा, ये बड़े बुनियादी बदलाव हैं। इसी तरह से आयुष से रिलेटेड जो रेगुलेटरी बातें हैं उनको भी सुधार में लाया जा रहा है। तो एक बहुत 360 डिग्री सुधार है, ये लेके चलिए। मेडिकल मतलब डॉक्टर्स के लिए भी, नर्सेज के लिए भी, आयुष के कार्यकर्ताओं के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी। तो ये रेगुलेटरी सुधारों को भी लेना और जमीनी स्तर पर व्यवस्था को सुदृढ़ करना, इंफ्रास्ट्रक्चर की नजर से, हेल्थ सिस्टम की नजर से, फैसिलिटीज की तरफ से, डिजिटाइजेशन की तरफ से। तो इस तरह का जो ये एक तरह से जो इमर्ज हुआ है, एक डायरेक्शन जो मिला है इस बजट से, और उस बजट में जो निहित एक विजन है न्यू इंडिया का और न्यू इंडिया की हेल्थ सर्विसेज का, उसको प्रस्तुत किया गया है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हेल्थ में जब हम काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। उस नजर से भी इसको देखने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कही है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और सेवा भी साथ साथ होती है। तो एक बहुत होलिस्टिक तरीके से बजट की अच्छाइयों को और बजट के पीछे की सोच को उन्होंने प्रस्तुत किया और उन्होंने आह्वान किया कि हम सब इसमें जुड़े और करके दिखाएं कि हमारी जो सेवाएं हैं वो अंतिम छोर पे जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचेगी। जी, एक आखिरी में बात मैं पूछना चाहूंगा, वेलनेस की अब ज्यादा बात हो रही है, प्रधानमंत्री भी इस पे लगातार जोर दे रहे हैं और एक प्रावधान जिस पे लगातार नजर है वो है कैसे पोषण का स्तर बेहतर हो, सब तक बेहतर पोषण पहुंचे। आपको लगता है इस स्तर पे कितना इसको बढ़ावा दिया गया है इस बार? पोषण के ऊपर अब एक बुनियादी उस कार्यक्रम में बुनियादी चेंज आएगी। अब हम कह रहे हैं कि पोषण 2.0, तो और उसका फोकस वहां होगा जहां पे कि हमारे आकांक्षी
जिले के भाई बहन रहते हैं, उस पॉपुलेशन में खासकर इसमें जोर लाया जाएगा। और तो उसको जोड़ना, और आज तक जो पोषण के काम करते हुए जो सीखा गया है, जो एक्सपीरियंस बना है, जो मोमेंटम पोषण अभियान ने बनाया है, उसको रखते हुए आगे इसमें और तेज गति लाई जाएगी। जब हम वेलनेस की बात करते हैं तो वेलनेस में प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन की बात होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति की बात होती है, स्वस्थ नागरिक की बात होती है, चाहूं तरफ से सब तरफ से स्वस्थ हो, उसकी आदतें भी स्वस्थ हैं, आदतें हो, उसका शरीर भी स्वस्थ हो, और वो अपनी जिंदगी अपने स्वास्थ्य को बचाते हुए और अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए जो सेवाएं मिले उसमें भागीदारी करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक समाज की कल्पना जो है वो हमारे सामने है, जिसको कि हमें पूरा करना है। वेलनेस में योग जुड़ता है, वेलनेस में ट्रेडिशनल मेडिसिन जुड़ता है, ट्रेडिशंस जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो, स्तनपान की बात है, जैसे वो जुड़ती हैं। और फिर इसी तरह से अगर आगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में जो निहित एक्टिविटीज हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, इसी तरह से कैंसर की स्क्रीनिंग की बात आती है, तो वो सेवाएं जुड़ती हैं। तो कुल मिला के जब वेलनेस की तरफ आते हैं, हेल्थ प्रमोशन की बात आती है, फिर हमें बात आती है कि अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है स्वास्थ्य की, तो उसका डिटेक्शन जल्दी हो और फिर उसकी ट्रीटमेंट जल्दी हो, और पूर्ण रूप से हम स्वस्थ होके एक स्वस्थ सिटीजन की तरह अपने देश की सेवा करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीके पॉल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन IIT खड़गपुर के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण के लिए भी उतना ही अहम है। इस संस्थान को देश को 21वीं सदी भारत के लिए देश में बन रहे इकोसिस्टम में नेतृत्व की भी उम्मीद है। इस संस्थान से देश को 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत में बन रहे नए इकोसिस्टम के लिए नई लीडरशिप की भी उम्मीद है। नया इकोसिस्टम हमारे स्टार्टअप्स की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे इनोवेशन रिसर्च की दुनिया में, नया इकोसिस्टम हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड में, और नया इकोसिस्टम देश की प्रशासनिक व्यवस्था में। इस कैंपस से निकलकर आपको सिर्फ अपना नया जीवन ही स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको देश के करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले स्वयं में एक स्टार्टअप भी बनना है। और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में विकसित होती है, और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषय को ज्यादा विस्तार से देखने की दृष्टि होती है। इंजीनियर होने के नाते एक क्षमता आप में सहज रूप से विकसित होती है, और वो है चीजों को पैटर्न से पेटेंट तक ले जाने की क्षमता। यानी एक तरह से आप में विषयों को ज्यादा विस्तार से देखने की, एक नए विजन की आप में एक क्षमता होती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने कई सवाल भी आते हैं। आपके बहुत से सवालों का जवाब सेल्फ 3 में है। जो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और तीसरा है सेल्फलेसनेस। जीवन के जिस मार्ग पर अब आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पर आपके सामने कई सवाल भी आएंगे। ये रास्ता सही है या गलत है? नुकसान तो नहीं हो जाएगा? समय बर्बाद तो नहीं हो जाएगा? ऐसे बहुत से सवाल
आपके दिल दिमाग को जकड़ लेंगे। इन सवालों का उत्तर है सेल्फ फ्री। मैं सेल्फी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेल्फ फ्री, यानी सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो है सेल्फलेसनेस। आप अपने सामर्थ्य को पहचान कर आगे बढ़े, पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़े और निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जरूरत है आईआईटी जैसे संस्थान इंडियन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के मामले में अगले स्तर पर ले जाने पर काम करें। 21वीं सदी के भारत की स्थिति भी बदल गई है, जरूरतें भी बदल गई हैं और एस्पिरेशंस भी बदल गई हैं। अब आईआईटीज को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी के मामले में नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। हमारी आईआईटीज जितना ज्यादा भारत की चुनौतियों को दूर करने के लिए रिसर्च करेगी, भारत के लिए समाधान तैयार करेगी, उतना ही वो ग्लोबल एप्लीकेशन का भी माध्यम बनेगी। और सौर ऊर्जा के महत्व पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया था, लेकिन आज समय है कि हम पर दायित्व है कि इस अभियान को आगे बढ़ाएं। हमारा देश सस्ती और अफोर्डेबल ऊर्जा विकल्प दे सकता है। आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, ड्यूरेबल हो और लोग ज्यादा आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाए। और मिड डे प्राइम में यहां पे रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें डीडी न्यूज के साथ। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगहें जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे, हिमालय का दिल हिमाचल। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। और अब बात ताजा खबर की। गुजरात से खबर है। गुजरात के 6 जिलों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज मतगणना जारी है। 6 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में 21 फरवरी को मतदान हुए थे। कोरोना महामारी के बीच हुए 6 नगर निगमों के चुनाव में 42.21% मतदान दर्ज किया गया था। 6 नगर निगमों में कुल 2276 उम्मीदवार
चुनावी मैदान में हैं। तो मतों की गिनती का काम जारी है और रुझान भी अब मिलने लगे हैं। और क्या है रुझान, किस तरफ जा रहा है पूरा परिणाम, इसको ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं हमारे संवाददाता भार्गव। सबसे पहले यही कि जो ताजा जानकारी है मतों की गिनती से जुड़ी हुई क्या है? जी, खास करके 6 महानगर पालिका अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत की बात की जाए तो 6 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विजय कूच जारी रखी है। और अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में अभी 8 वार्ड की या गुजरात कॉलेज के मतगणतरी केंद्र पे 8 वार्ड की गिनती पूर्ण हो चुकी है और 8 में से 6 जो सीटें हैं वो भाजपा ने हासिल की है, 2 सीटें कांग्रेस ने हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी भी खाता खुला चुकी है। तो यहाँ के अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में कहीं ना कहीं भाजपा की विजय कूच है वो अभी जारी रहेगी और अगले शाम तक विजय उत्सव की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खानपुर कार्यालय, जो प्रदेश का जो खानपुर कार्यालय है शहर का, उसमें विजय उत्सव की तैयारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि अभी तक जो परिणाम है वो एक तरह से भाजपा को भारी बढ़त की ओर ले जाते दिखते हैं। जी, खास करके ये भाजपा की जीत नहीं है। ये सब उम्मीदवार हमारे कांटेक्ट में आए हुए हैं। सब उम्मीदवार ने बोला कि हम लोग जो आने वाले दिनों में कार्य करेंगे वो पूर्व कॉर्पोरेटर, नगर निगम के जो कॉर्पोरेटर उनको साथ रख के और जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने का हम कार्य करेंगे और आने वाले दिनों में अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बनाने का उन्होंने संकल्प लिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव इस अपडेट को हमारे तक पहुंचाने के लिए। और कोयला तस्करी मामले में आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का एक दल तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के दक्षिण कोलकाता स्थित निवास पर उनकी पत्नी रुजिरा नरूला से पूछताछ कर रही है। इसके लिए आज सीबीआई की एक टीम अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और रुजिरा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गईं। जैसे ही ममता बनर्जी अभिषेक के घर से निकली वैसे ही सीबीआई की टीम पहुंच गई। सीबीआई ने रविवार को रुजिरा बनर्जी को नोटिस दिया था। इस पर रुजिरा नरूला बनर्जी ने सोमवार को सीबीआई को चिट्ठी लिखकर अधिकारियों से घर पर 23 फरवरी को पूछताछ के लिए कहा था। और इस बीच सीबीआई ने कल अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से उनके घर पर करीब 3 घंटे पूछताछ की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के कई अधिकारियों, कर्मचारियों और अनूप मांझी उर्फ लाला, सीआईएसएफ और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि ईसीएल, सीआईएसएफ, रेलवे और संबंधित अन्य विभागों के अधिकारियों की मिली भगत से ईसीएल के लिजहोल्ड क्षेत्र में से कोयले की चोरी और तस्करी की गई थी। जांच के दौरान कुछ बयानों में रुजिरा नरूला का नाम सामने आया था, इसलिए सीबीआई इस सिलसिले में पूछताछ कर रही है। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी लाल किले पर हुई हिंसा मामले में जम्मू से 2 आरोपियों मोहिंदर सिंह खालसा और मनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। मोहिंदर सिंह खालसा कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है और दंगे के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। केंद्र के नए कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग के समर्थन में किसान संगठनों की 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। अनेक प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला परिसर पहुंच गए थे, जबकि उनमें से कुछ ने इस ऐतिहासिक स्मारक के गुंबदों और उस प्राचीर पर धार्मिक झंडा भी लगा दिया था।
कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में जिलेटिन स्टिक में ब्लास्ट होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक के खदान और भूगर्भ मंत्री मुरुगेश निरानी ने कहा है कि हादसे पर सरकार मामले की जांच करवाएगी। It's very sad news in Chikballapur district, Nagmangal taluk. It happened yesterday late night. About 6 people are killed. One is major injured. It is due to major explosive. Because of that, it happened. Already our district administrator, DC, SP, and our department, all seniors, already they are in the site. Then our in-charge minister, Dr. Sudhakar, as well as our Home Minister, Mr. Basaraj Bommai, is also on the way to that site. Now, what happened, they will find out. They will come back to us. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में दुर्घटना के कारण लोगों की जान चली गई। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं। प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। और खबर बिहार से। बिहार के कटिहार के कुर्सेला थाना क्षेत्र में कोसी पुल पर आज सुबह करीब 4 बजे एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में भर्ती करवाया गया है। कोसी पुल के समीप नवगछिया के ओर से आ रही ट्रक की सीधी टक्कर स्कॉर्पियो से हो गई, जिससे 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि एक व्यक्ति की मौत अस्पताल से जाते वक्त हो गई। सभी मृतक समस्तीपुर जिले के रोसड़ा के बताए जा रहे हैं। मृतक और घायल सभी लोग एक ही परिवार के हैं। और प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर शोक जताया है। ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि बिहार के कटिहार में हुई एक सड़क दुर्घटना में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की दुखद जानकारी मिली है। मैं उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अब कोरोना का क्या है हाल, जरा इस पर नजर डालते हैं। तो कोरोना के खतरे के बीच देश में कोरोना टीकाकरण का कार्यक्रम तेजी से जारी है। 16 जनवरी से देश में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक 1 करोड़ 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। कल 3,07,000 लोगों को वैक्सीन दिया गया है और देश में कोरोना सैंपल की जांच की संख्या अब करीब 22 करोड़ तक पहुंच गई है। देश के 19 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। वहीं 7 ऐसे राज्य हैं जहां बीते 24 घंटों में कोई नया मामला नहीं आया है। महाराष्ट्र और केरल समेत कुछ राज्यों में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कई बंदिशें लगाई गई हैं। अमरावती जिले में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे में भी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य किसी भी तरह का पब्लिक मूवमेंट की अनुमति नहीं रहेगी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे। राष्ट्रपति गांधीनगर में गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वो कल अहमदाबाद में मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। अहमदाबाद के साबरमती में स्थित ये स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच 3रे टेस्ट मैच के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। ये स्टेडियम 63 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 1,10,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज अहम दिन है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए जेईई मेन परीक्षा आज से देश भर के 331 शहरों में शुरू हो गई है। इस साल जेईई मेन परीक्षा फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में कुल 4 सत्रों में आयोजित होगी। पहला सत्र 23 से 26 फरवरी तक चलेगा। छात्र अपनी सुविधा अनुसार इनमें से किसी भी सत्र में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर कोई छात्र एक से अधिक सत्र में शामिल होता है तो मेरिट लिस्ट में उसके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को शामिल किया जाएगा।
परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक फरवरी सत्र के लिए 6,61,000 से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है। इस साल पहली बार जेईई मेन परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी, जिनमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा असमिया, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और गुजराती भाषाएं शामिल हैं। सरकार वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत खिलौना मेला का आयोजन कर रही है, जिसमें देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और इसी में से एक है केंद्रीय विद्यालय NMR ओल्ड JNU स्कूल। दिल्ली का स्कूल है ये, जिन्होंने मेले में हिस्सा लेने के लिए यहां के बच्चों को खास तैयारियां करवा रहे हैं। ये बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय NMR ओल्ड JNU दिल्ली के, जो शनिवार 27 फरवरी को होने वाले भारत के पहले खिलौना मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इसके लिए इन्होंने खास तैयारी भी की है। वर्चुअल तरीके से हो रहे इस मेले में देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और इनमें से एक विद्यालय यह भी है। यहाँ के छात्रों ने कठपुतली के जरिए अलग अलग विषयों को समझाने का प्रयास किया है। छात्रों का कहना है कि इससे खेल खेल में हम बहुत सारे कठिन विषयों को आसान तरीके से सीख सकते हैं। हमें इस कठपुतली के द्वारा जो भी पाठ होते हैं वो सब हमें सजीव लगते हैं। ये देखिए, ये जैसे बोल रहा, हमें लगता है कि वो रियल है, वो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। इस गेम को बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस गेम के माध्यम से उन्हें अपनी भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास, कला, इन सब के बारे में उन्हें पता चलेगा और खेल का खेल हो जाएगा, मनोरंजन का मनोरंजन, और इससे उन्हें नॉलेज भी गेन हो जाएगी। फिजिक्स रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं ये सब ये टॉय शो करता है और ये सबसे बड़ी बात है, ये रिमोट कंट्रोल्ड है, तो रिमोट एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी एंड ये 4 व्हील्स पे है, तो ये किसी भी टेरेन पे काम कर सकता है। प्राचार्य का कहना है कि खिलौने मेले से बच्चों में स्कूल और पढ़ाई के साथ साथ नवाचार में भी रुचि बढ़ेगी। बच्चे आनंदित होंगे, स्कूल एक आनंद का प्लेस बनेगा, जो हमारी शिक्षा नीति का पहला और प्रथम चैप्टर है कि जब खेल में सारा सब कुछ सिस्टम खेल का होगा, तो शायद इनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टॉय फेयर से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र से जुड़े तमाम उद्यमियों को भी एक सार्थक मंच मिलेगा। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। से जुड़े खबरें। और अर्थ जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अजय, अब आपके पास। धन्यवाद ओम प्रकाश। और मंगलवार यानी 23 फरवरी 2021 को शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला है। आज BSE का सेंसेक्स करीब 360 अंकों की तेजी के साथ 50,104 पर खुला। वहीं NSE का निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 14,767 के स्तर पर खुलता हुआ दिखाई दिया। अगर बात करें इस वक्त, तो केवल PSU बैंक को छोड़ें तो सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स, रिलायंस, SBI, टाटा स्टील और HDFC सबसे ज़्यादा एक्टिव इस वक्त नजर आ रहे हैं। जो टॉप गेनर्स हैं निफ्टी के, वो ONGC, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, टाटा स्टील और BPCL, जो करीब 3 से 7% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। आपको पता है कि जो ONGC है उसको फ़ायदा मिलता है जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि उसकी अंडर रिकवरीज कम होती हैं, क्योंकि ONGC सब्सिडाइज करता है इन कंपनियों को, इसलिए 7% से ज़्यादा बढ़ता हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। तो ये मिक्स ट्रेंड दिख रहा है ऑयल एंड गैस सेक्टर में। अगर हम लूजर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, अदानी पोर्ट्स, HDFC बैंक और HCL टेक में गिरावट है करीब 4% तक की। एक और अच्छी खबर है MSME सेक्टर से जुड़ी हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने 18 राज्यों में 50 शिल्पियों पर आधारित स्फूर्ति समूहों का उद्घाटन किया है। ये उद्घाटन जो है वो 50 समूहों में 42,000 से ज़्यादा शिल्पियों को मलमल, खादी, कॉयर, हस्तकला, हथकरघा, काठ शिल्प, चमड़े, मिट्टी के बर्तन, कालीन की बुनाई, बांस, कृषि के प्रसंस्करण, चाय आदि के जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उसमें सहयोग दिया जाएगा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय ने इन 50 समूहों के विकास के लिए करीब 85 करोड़ रुपए की धनराशि दी है। देश में ऐसे 5,000 क्लस्टर्स बनाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री गडकरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को इस प्रकार के ग्रामीण उत्पादों की ज़रूरत है और इन उत्पादों को अधिक आकर्षक रूप में
बदलने के लिए, बाजार में लाने के लिए और ज़्यादा शोध किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि पारंपरिक उत्पादों के रूपांतरण और आकर्षण में सुधार के लिए राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान अहमदाबाद से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और विदेश दोनों में इन उत्पादों को प्रभावी ढंग से बाजार में लाने के लिए अमेजॉन या फिर अलीबाबा जैसे वेब पोर्टल की भी आवश्यकता पड़ती है। 50 क्लस्टर्स, इसका आज जो शुरुआत हुई 18 स्टेट में, जिसमें 42,000 जो आर्टिजन है, उसमें मसलिन, खादी, कॉयर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, वुडक्राफ्ट, लेदर, पॉटरी, कारपेट, वेविंग, बाम्बू, एग्रो प्रोसेसिंग, टी, इन लोगों को आज रोजगार भी मिला है और उनके जीवन की उन्होंने एक शुरुआत भी की है। हमारे देश में टोटल जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन हमारे एमएसएमई का है। उसको हम लोग 40% तक ले जाने का टारगेट हमने रखा है। देश का टोटल एक्सपोर्ट जितना है वो 48% एमएसएमई से होता है। हम 60% तक ले जाना चाहते हैं। अभी तक एमएसएमई ने 11,000 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। अब हम 5 करोड़ 5 साल में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्लस्टर अप्रोच एमएसएमई सेक्टर के लिए। उधर अमेरिका में कच्चे तेल के दाम घटने से आज तेल के दाम $1 प्रति बैरल और बढ़े और 65 के स्तर को पार कर गए। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में तेल की खपत कम होने की वजह से मांग घटने से जो भाव थे वो $20 प्रति बैरल पर पहुंच गए थे, जो इस वक्त $60 प्रति बैरल के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन तेल उत्पादकों को अभी भी नुकसान हो रहा है। निचले स्तरों से तेल के दाम 3 गुना तक ऊपर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि महामारी से पैदा हुए संकट से अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। उधर गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि तेल की कीमतों में इस साल 20% का उछाल आ सकता है। दूसरी ओर विश्व बैंक इतना आशावादी नहीं है। विश्व बैंक का कहना है कि 2022 तक तेल की कीमतें $50 से नीचे रहेंगी। इसका असर तेल निर्यातक देशों के बजट पर हो सकता है। तेल निर्यातकों को फिलहाल नुकसान उठाना पड़ रहा है और इसलिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका असर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अजय, हमारे तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। और सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान को लेकर आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इस मुद्दे पर आज FATF की बैठक होनी है। इसके बाद पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा या फिर उसकी कारगुजारियों की वजह से वो काली सूची में डाला जाएगा। 22 फरवरी से 23 फरवरी के बीच चलने वाली इस 3 दिवसीय बैठक में पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद पर लगाम लगाने की हर कोशिशों पर गौर किया जाएगा और इस दौरान ये भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान FATF द्वारा बताए गए कितने मापदंडों को पूरा कर पाया है। जून 2018 से पाकिस्तान को इस संगठन द्वारा ग्रे लिस्ट में डाला गया है। वर्ष 2020 में पाकिस्तान के मुद्दे पर बैठक को कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से टाला गया था, लेकिन बाद में अक्टूबर 2020 में हुई इसकी वर्चुअल मीटिंग में इसको दोबारा ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। पाकिस्तान ने पिछले इस बैठक में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि उसने FATF के 27 मानकों में से 6 को पूरा कर लिया है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को पालने के लिए एकत्रित किए जाने वाली राशि पर रोक लगाई है। इस बार होने वाले FATF की ये बैठक भी पिछले बार की तरह ही पेरिस में वर्चुअल होगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया सरकार और सोशल मीडिया दिग्गजों के बीच कंटेंट भुगतान को लेकर टकराव चल रहा है। ये सारा मामला ऑस्ट्रेलिया के नए मीडिया कानून के बाद से खड़ा हुआ है। फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में समाचार देखने और साझा करने पर रोक लगा दी थी और इस कारण कोरोना काल में लोगों को स्वास्थ्य विभागों और इनसे जुड़ी सूचनाएं प्राप्त करने में बेहद समस्या हुई। हालांकि एक बार दोबारा फेसबुक अपनी सेवाएं शुरू करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बताया कि कानून में बदलाव के बाद फेसबुक दोबारा से समाचार पेजों को बहाल करने जा रहा है।
बताया गया है कि फेसबुक अगले कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलियाई समाचार पेजों को फिर से बहाल करेगा। कैनबरा सरकार ने कानून में संशोधन के लिए सहमति व्यक्त की है, जिनसे सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों को समाचार सामग्री के लिए भुगतान हो सकेगा। इस पर फेसबुक ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलियाई समाचार पेजों पर लगाया गया बैन हटा देगा। Facebook has refriended Australia, and Australian news will be restored to the Facebook platform. And Facebook has committed to entering into good faith negotiations with Australian news media businesses in seeking to reach agreements to pay for content. We have agreed to make some clarifications to the code. और अमेरिका में कोरोना से 5 लाख लोगों की मौत हो गई है, उससे ज्यादा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना से मरने वाले लोगों की याद में 5 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने का फैसला किया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में 1 मिनट का मौन रखकर शोक प्रकट किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह कहा है कि पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के मुकाबले में कोरोना महामारी में सबसे अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना से 2,88,26,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। और अब देखते हैं खेल जगत से जुड़ी खबरें। और खेल प्राइम के साथ हमारी सहयोगी सुचित्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सुचित्रा, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। और शुरुआत करते हैं मोटेरा से जुड़ी खबर के साथ। अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पुनर्निर्माण के बाद बदले हुए विशालकाय और भव्य स्वरूप में यह स्टेडियम 24 फरवरी यानी कल से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट की मेजबानी करने जा रहा है। ये मुकाबला दिन रात का होगा। 1,10,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं तापस, जो मुआयना कर चुके हैं इस स्टेडियम का। तापस, एक नए रूप में सजकर तैयार है ये स्टेडियम। एक बहुत बड़ा इवेंट है क्योंकि इस स्टेडियम को सभी देखना चाहते हैं। स्टेडियम में पहला मुकाबला, वो भी डे नाइट मैच है, पिंक बॉल टेस्ट। कितना उत्साह आपको दिख रहा है और कुछ स्टेडियम आपको देखकर कैसा लगा, बताइए जरा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि करीब 3-4 साल बाद इस अहमदाबाद के मोटेरा में ये पहला मैच खेला जाएगा। क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था उसके दौरान ये पूरा जगह बंद था, तो इस वजह से वहाँ पे मैच नहीं हो रहा था। तो अगर लोगों की उत्साह की बात करें तो लोग आके टिकट्स खरीद रहे हैं और टिकटें भी बहुत कम रेट्स पे रखी गई है। करीब 300 से शुरुआत है और उसकी जो टॉप जो टिकट है वो 2,500 तक की है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि 1,10,000 की जो कैपेसिटी है उसके अलावा भी उसमें 50% ही सिर्फ लोग आ सकेंगे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल इतना ही अलाउ करता है। तो सिर्फ करीब जो ऑफिशियल्स हैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब 50,000 तक के लोग इस स्टेडियम पे मैच देखने आएंगे। और सबसे ज्यादा लोगों में उत्साह है क्योंकि उनकी फेवरेट खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे आएंगे। उनके गुजरात के खुद के जो बेहतरीन खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वो खेल मैदान में अपना जौहर दिखाते हुए नजर आएंगे। तो इस वजह से लोगों में ज्यादा खासा उत्साह है। जो दूसरी चीज जो है इस स्टेडियम की, अगर हम लुक एंड फील की बात करें तो इस स्टेडियम का जो लुक एंड फील है एक तरह से एमसीजी की तरह दिखता है। अलग अलग टियर्स पे है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें शैडोलेस लाइट लगाई गई है, यानी कि जो ऊपर टॉप का जो छत है, छत पे एलईडी लाइट्स लगाई गई है, जिस वजह से एक बेहतरीन, खासतौर से रात में अगर हम बात करें क्योंकि ये पिंक बॉल टेस्ट है, रात में डे नाइट टेस्ट है, तो रात में इसका जो नज़ारा होगा वो बेहतरीन होगा। और इस वजह से भी लोग में एक उत्साह है क्योंकि दूसरा डे नाइट टेस्ट खेला जाएगा। सबसे पहले ईडन गार्डन में था, अब ये दूसरा टेस्ट डे नाइट टेस्ट होगा भारत में और वो भी मोटेरा में। तो जरूर एक उत्साह उन लोगों के लिए है, लोकल जो लोग हैं।
शुक्रिया तापस, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं फुटबॉल की। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में आज एटलेटिको मैड्रिड का सामना चेल्सी से होगा। भले ही लुइस सुआरेज चैंपियंस लीग में अब तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, लेकिन एटलेटिको के कोच डिएगो सिमियोन को उम्मीद है कि वे इस मैच में चेल्सी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। सुआरेज ने अपने पहले सीजन में अब तक एटलेटिको के लिए 16 बार गोल किए हैं, जिसके चलते वे ला लीगा में शीर्ष पर है। हालांकि चैंपियंस लीग के 4 मैच में वे अब तक क्लब के लिए गोल नहीं कर सके हैं। एटलेटिको को ला लीगा में अपने ही घर में लेवांते के खिलाफ 0-2 से अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा था। वहीं चेल्सी के मैनेजर थॉमस टुकल के लिए भी ये मैच काफी महत्वपूर्ण है। फ्रैंक लैम्पर्ड के स्थान पर मैनेजर बनने के बाद से टुकल ने चेल्सी को सब प्रतियोगिताओं को मिलाकर 5 जीत दिलाई हैं और 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में ही आज मौजूदा चैंपियन बायर्न म्यूनिख और इटालियन क्लब लाजियो आमने सामने होंगे। बायर्न की टीम पिछले 9 महीने में 6 खिताब जीत चुकी है। वहीं ग्रुप स्टेज में बायर्न ने 18 में से 16 अंक हासिल किए थे। ऐसे में लाजियो के कोच का मानना है कि उनकी टीम दिग्गज विरोधी के सामने दबाव में होगी। लाजियो भी फॉर्म में है। उन्होंने सेरी आ में पिछले 8 में से 7 मैच जीते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 2 शानदार हेडर के जरिए यूवेंटस की टीम ने इटालियन लीग सेरी आ के मुकाबले में क्रोटोन की टीम को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद यूवेंटस तीसरे स्थान पर पहुंच गई है और टीम शीर्ष पर चल रही इंटर मिलान से अब सिर्फ 8 अंक पीछे है। रोनाल्डो ने ये दोनों गोल पहले हाफ में किए, जबकि टीम की ओर से तीसरा गोल 66वें मिनट में मैककेनी ने किया। रोनाल्डो का सेरी आ में 70वां गोल रहा। वहीं इस सीजन में रोनाल्डो सेरी आ में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर भी सामने हैं। उन्होंने अब तक प्रतियोगिता के इस सीजन में 18 गोल किए हैं। तो ये थी इस वक्त की खेल की कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ओपी दास के पास। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में इतना ही। नमस्कार। खुल के आ, सुकून की छांव को इंतजार बस तेरा है।
countrymen and friends, let us therefore carry on the fight for liberty inside India and outside India with all our strength and vigor.